नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में चतुर्मास संपन्नता की ओर अग्रसर होते हुए विभिन्न आयोजन भव्यता पूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। ज्ञान पंचमी के परम पावन दिवस पर ज्ञान का महत्व बताते हुए उप प्रवर्तिनी श्री डॉक्टर राजमती जी मसा ने फरमाया, संसार के समस्त बौद्धिक पदार्थों की भोक्ता इंद्रिया है और संपूर्ण संसार इंद्रियों का विस्तार है। अध्यात्म आत्म गुणों का विस्तार है। ज्ञान की अभिवृद्धि करते हुए आत्म गुणों को विकसित करने के लिए ज्ञान पंचमी तप की आराधना करनी चाहिए। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। इसी अज्ञानता के कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान और ज्ञानियों की आराधना करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए सहयोग देना, ज्ञान की सामग्री उपलब्ध कराना, ज्ञानदाता का सम्मान करना आदि ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम के उपाय है। जैन इतिहास में वर्णित कथानक द्वारा गुणमंजरी वरदत्त कुमार के जीवन वृतांत के माध्यम से बताया गया कि बच्चों को पढ़ने में बाधक बनना, ज्ञान का अभिमान और प्रमाद करने से जो बधक कर्म उदय में आए तो वे मुख कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए, मंदबुद्धि हो गए। इसके निवारण के लिए कार्तिक शुक्ला पंचमी से प्रारंभ कर 5 वर्ष 5 महीने ज्ञान पंचमी की आराधना विधि पूर्वक करने से प्रज्ञा चक्षु खुले एवं निरोगता भी प्राप्त हुई, क्योंकि तब से कर्म निर्जरा की गई। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान पिपासु को ज्ञान दें। सरस्वती के भंडार को बांटने से अभिवृद्धि होती है। बांटना वृद्धि का मंत्र और समृद्धि का नयन है। दोपहर पश्चात 3 बजे विद्यार्थियों ने नमो नांस अर्थात ज्ञान को नमस्कार किया एवं सरस्वती देवी की आराधना करते हुए अपने बुद्धि की अभिवृद्धि एवं सद्बुद्धि की कामना की। श्री संघ के अनेक वात्सल्य भावी श्रावक श्राविकाओं ने बच्चों को ज्ञान में उपयोगी सामग्री एवं प्रभावना प्रदान करते हुए भावी कर्णधारों के लिए मंगल कामना की। विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय जयपुर अध्यक्ष लक्ष्य राज लोहारिया के प्रथम बार विजयनगर आरआर फुटवेयर साथाना बाजार आगमन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विजयनगर द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लोहारिया ने बताया कि राजस्थान में छात्र संघ को मजबूती प्रदान की जाएगी। राजस्थान में छात्र संघ युवा शक्ति ही प्रमुख शक्ति है। संजीवनी महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट द्वारा बताया कि विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए छात्रों में राष्ट्रवादी चिंतन को जगाना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य है। देश की युवा छात्र शक्ति का यह प्रतिनिधि संगठन है। हर छात्र का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के क्षेत्र में अपने व अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूरी ऊंचाइयों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह शिक्षित नहीं हो जाता। इस मौके पर संयुक्त सचिव सत्यनारायण गुर्जर, महाप्रमुख भागचंद तिवारी, माधव सुवासिया, नोरत शर्मा, गोविंद तिवारी, बादल मेवाड़ा, रघुवीर गुर्जर, मनीष तिवारी, हेमराज गुर्जर, सीताराम गुर्जर, विकास जोशी, राहुल जानगिर, हितेश बैरवा, रवि सिखवाल आदि उपस्थित रहे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ाने के लिए अजमेर की कायस्थ फैमिली ने अपनी 75 वर्षीय मां के जन्मदिन के अवसर पर एक ऐतिहासिक और विशाल समारोह का आयोजन कर समस्त देशवासियों को एक नई और अनूठी मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हेमंत आर्य ने बताया कि उन्होंने अपने अब तक के जीवन में शानदार पारिवारिक कार्यक्रम नहीं देखा है। ये मौका था माताजी श्रीमती विजय लक्ष्मी माथुर की 75वीं सालगिरह का, जब उनके तीनों पुत्रों ने न केवल एक बेहतरीन समारोह का आयोजन किया बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसी अनुरूप एक अनूठा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। श्रीमती विजय लक्ष्मी माथुर के बड़े पुत्र हेमंत स्वरूप माथुर आरएएस जिला परिषद अजमेर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। दूसरे पुत्र विनय माथुर भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर में विकास अधिकारी हैं तथा तीसरे पुत्र ब्रिजेश माथुर बिरला कंपनी में अधिकारी है।
इन तीनों पुत्रों ने पूरे आतिथ्य सत्कार के साथ अपनी माता जी का 75वां जन्मदिन अपने परिवार और सभी पारिवारिक मित्रों के साथ मनाया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन करते हुए विनय माथुर ने अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए कई आकर्षक और मनोरंजक खेल भी आयोजित किए। समारोह में माथुर फैमिली के खास मेहमान दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से शामिल हुए। तीनों पुत्रों के पारिवारिक सदस्यों व मित्रों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर माथुर परिवार के पारिवारिक मित्र श्री हेमंत आर्य, विवेक रावत, कैलाश कश्यप, मनीष गुप्ता, एडवोकेट मनोज आहूजा, मनोज मिश्रा, दीपक पराशर, अविनाश शर्मा, रवि पनियार सहित सैकड़ों मेहमान मौजूद रहे। अजमेर की पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश ने आज सावर थाना क्षेत्र के आरोपी बहादुर मीना को पोक्सो व बलात्कार के आरोपों से बरी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सावर में पीड़िता के पिताजी द्वारा 6 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बहादुर मीना व उसका भाई तथा अन्य व्यक्ति पीड़िता को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपहरण कर साथ ले गए व उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर वृत्ताधिकारी केकड़ी ने बाद अनुसंधान आरोपी बहादुर मीना के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 342, 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, 5 व धारा 6 में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों के बयान करवाए तथा 38 दस्तावेजात पेश किए। आरोपी के अधिवक्तागण ने दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन पीड़िता को नाबालिग साबित करने में असमर्थ रहा तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग किए जाने के साक्ष्य भी संदेह से परे साबित नहीं कर पाया एवं आरोपी निर्दोष है आदि तर्कों से सहमत होते हुए पोक्सो जज ने आरोपी बहादुर मीना को दोष मुक्त किया। अभियुक्तगण की ओर से सत्यनारायण हावा, प्रवीण चौधरी, अरविंद सिंह, संदीप मीना अधिवक्तागण ने पैरवी की। भिनाय उपखंड के नागोला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नागोला में किसान डीएपी एवं यूरिया खाद को लेकर जहां परेशान है वहीं समिति के जिम्मेदार चैन की नींद सो रहे हैं। किसानों ने बताया कि नागोला सहकारी समिति के बार बार चक्कर काटने पर भी डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, जबकि फसलों की बुवाई का कार्य चल रहा है। समिति के व्यवस्थापक एवं कर्मचारियों ने बताया कि हमने इफ्को कंपनी में अपनी मांग भेजी हुई है, लेकिन अभी तक खाद्य उपलब्ध नहीं हुआ है। किसान गिरधर सिंह, नारायण गुर्जर, चेतन टेलर, विष्णु शर्मा, घनश्याम सिंह आदि का कहना है कि किसानों को आवश्यकता अभी है। अभी चने, सरसों, गेहूं की फसल की बुवाई हो रही है और समिति में खाद का एक भी कट्टा गोदाम में उपलब्ध नहीं है, जबकि आसपास की पाडलिया, चांपानेरी, देवलिया, भिनाई की समितियों में खाद की पूर्ति हो चुकी है, वहां के जग किसानों को खाद दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नागोला सहकारी समिति में 4 ग्राम पंचायत बड़गांव, बुबकिया, नागोला, सातोलाव के ग्राम बड़ला, बलापुरा, सपनी खेड़ा, रघुनाथपुरा, केरिया, खुर्द, रैन, सोलखुर्द, सोलकला, खाइडा, पिपलिया, धिगारिया, सांगानेर, जोरावरपुरा, खेड़ा आदि कुल 18 ग्राम आते हैं। इन गांव के किसान खाद के लिए आज दर दर की ठोकरें खाकर बाजार से अधिक मूल्य चुकाकर खाद खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जब समय पर खाद बीज ना मिले तो इन समितियों के होने से क्या फायदा है। किसानों ने बताया कि खाद की आपूर्ति नहीं होने पर समिति के ताला लगाकर आंदोलन किया जाएगा। इनका कहना है आगे से खाद की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई, इसलिए अभी तक सभी समितियों में खाद की सप्लाई नहीं हो सकी, आने पर बहुत जल्द पूर्ति कर देंगे। रामस्वरूप चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को। मैंने कार्यभार कुछ दिनों पहले ग्रहण किया है, खाद की डिमांड कर रखी है। यह सही है कि खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। ओम जी रेगर, व्यवस्थापक नागोला, ने इस बात के लिए सहमति जाहिर की।
नागोला समिति के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर गोदाम में एक भी कट्टा खाद्य का नहीं है, जबकि पास की समितियों में खाद की आपूर्ति हो चुकी है। जल्दी से खाद की आपूर्ति होनी चाहिए। विष्णु दत्त शर्मा, उपाध्यक्ष सहकारी समिति नागोला, ने ये बात कही। हम बार बार समिति में खाद के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी गाड़ी खाद की नहीं आई। इससे हमें दूर दराज तक भटकना पड़ रहा है और महंगे भाव में खाद्य खरीदना पड़ रहा है। खाद की पूर्ति नहीं होने पर किसान समिति के ताला लगा देंगे। गिरधर सिंह चेतन टेलर, किसान। बाबा श्याम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निशान व रथ यात्रा श्याम भक्तों द्वारा कराई जा रही है, जिसमें विजयनगर शहर के श्री लखदातार सेवा मित्र मंडल विजयनगर के सदस्यों द्वारा बाबा श्याम के जन्म दिवस भव्य रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें एक निशान व रथ यात्रा, शानदार आतिशबाजी के साथ 101 किलो मेवा का केक काटने का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार 4 नवंबर दोपहर 1 बजे से त्रिवेणी तेजा चौक विजयनगर से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग में जाएगी, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली रंगोली कलाकार राजश्री द्वारा शहर के मुख्य मार्गों में रंगोली बनाई जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा महाकाल की भव्य सवारी निकाली जाएगी, जिसमें ढोल झांझ ताशों से खाटू नरेश की अगवानी होगी। बाबा श्याम का जन्म उत्सव श्याम भक्तों द्वारा श्री लखदातार सेवा मित्र मंडल विजयनगर द्वारा भव्य रूप से शहर में बनाया जाएगा। उक्त आयोजन की तैयारियों में श्री लखदातार सेवा मित्र मंडल के विजय अन्ना, नंद किशोर माली, सावरापुरी, राहुल पुरी, मुकेश प्रजापत, रौनक मेवाड़ा, सुमित अग्रवाल, अनिल वैष्णव, ईश्वर बन्ना, सिम्मू लुनावत, दौलत चौधरी, सोनू सुवालका, अरविंद शर्मा, सांवर लाल माली सहित आदि कई सदस्य लगे हुए हैं। उक्त जानकारी दीपक कुमार वर्मा व जुगल किशोर अरोड़ा ने दी है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण जी के मंदिर का हिसाब आज दिन तक हमें नहीं दिया गया है। मंदिर का लगभग 35 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, जिसका रिकॉर्ड मेरे द्वारा निकलवाया गया था। करीब 15 लाख रुपए जन सहयोग लिया गया। उसके बावजूद जब मंदिर का पाटोत्सव हुआ तब मंदिर में नल कनेक्शन नहीं था, लाइटें आधी अधूरी थी, कलर नहीं करवाया गया था, अव्यवस्थाओं के नाम पर बहुत कुछ था। पहले मंदिर में पुजारी जी का कमरा होता था, भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई थी। जब इन कमियों के बावजूद मंदिर निर्माण की एनओसी देकर पाटोत्सव हुआ, तभी मैंने इस बात का ऐतराज किया था। तब ये कहा गया कि सब काम करवाया जाएगा। लगातार आश्वासन के बाद जब नहीं हुआ तब मैंने रिकॉर्ड निकलवाया और शिकायत की। शिकायत के बाद मंदिर में हुए निर्माण की लागत निकलवाई तो अधिकतम 34 लाख रुपए की बताई गई। इस हिसाब से लगभग 15 लाख का गबन सामने आया, जो आप सभी को पता है। शिकायत के दौरान ही लाला मिस्त्री, मनोज लाइट वाले, आरसीसी के ठेकेदार व कलर करने वाले ने बताया कि उनको भी भुगतान नहीं किया गया है। इस पर मेरे द्वारा 25 सितंबर 2021 को ग्रामवासियों को जानकारी दी गई, तब जाकर इन लोगों को इनकी मजदूरी का भुगतान किया गया। शंभू हलवाई और इरफान स्टील वाले को आज दिन तक भी भुगतान नहीं दिया गया है। आखिर क्यों? जिम्मेदारी किसकी है? मंदिर समिति अध्यक्ष ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं तो वो बताएं। वर्तमान अध्यक्ष और उनकी टीम इकट्ठा करके चुकाएंगे, लेकिन आज 3 साल बाद भी एक गरीब मजदूर को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि ना तो मुझे इस गांव की राजनीति करनी है, ना ही मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ मंदिर में पूर्व की भांति पुजारी दंपति के लिए जो कमरा था, भगवान के प्रसाद के लिए रसोई थी, वो बनवाना ही था। यह ड्यूटी किसकी थी? करोड़ों अरबों रुपये कमाने वाली आईआरबी कंपनी ने इस गांव को क्या दिया? उल्टा इस गांव के मंदिर में जो व्यवस्थाएं पहले से थी, उन व्यवस्थाओं में ही कमियां रख दी। कारण आप सबको पता है। मंदिर समिति अध्यक्ष ने अपने निजी फायदे के लिए अपनी बिल्डिंग कंपनी को 1 लाख रुपये महीने में 30 साल के लिए किराए पर देकर इस गांव का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इनको थोड़ी बहुत भी गांव की परवाह होती, गांव के हितैषी होते, तो हॉस्पिटल जाने के लिए कट होता, टंटौती रोड पर जाने के लिए ग्रामीणों को परेशान नहीं होना पड़ता, वहां कट बनवाते। ये तो भला हो विधायक पारीक का और उपखंड अधिकारी डॉक्टर संजू मीना का, जिनकी वजह से रूपपुरा रोड पर अंडरब्रिज बन गया। मेरे ग्रामवासियों, मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ मंदिर की अव्यवस्थाओं के लिए आवाज उठाना ही है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करना है। आप जागरूक होते हैं और व्यवस्थाओं में सुधार होता है तो यह इस गांव के लिए अच्छी बात है। नहीं होता है सुधार तो कोई बात नहीं, मेरा जो काम है वो तो मैं करूंगा ही।
चाहता तो इस मुद्दे को कोर्ट में भी ले जा सकता था, लेकिन उसमें कई निर्दोष लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता। आखिर जिम्मेदारी पूरी कमेटी की होती है, और आप सब जानते हैं कमेटी के सभी सदस्य भी विश्वास में ही रहे हैं। हिसाब किसी को ना बताया गया, ना किसी को दिया गया। खैर, फिलहाल इस गरीब आदमी को पैसे कौन देगा जिसने इस मंदिर में काम किया और रेलिंग लगाए? यह सोचने वाली बात है। 10 साल का मेले का हिसाब और मंदिर निर्माण के समय लोगों से ली गई राशि का हिसाब मौजूदा मंदिर कमेटी को लेना ही चाहिए। आखिर ये सार्वजनिक काम है, किसी के घर का निजी काम नहीं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बांदरवाड़ा सत्यनारायण भगवान के मंदिर में लेकर गया हूँ। यहाँ पर हमारे बांदरवाड़ा के कारीगर इरफान जी मौजूद है, जो बता रहे हैं कि जब भगवान सत्यनारायण का मंदिर बना था तब इन्होंने लोहे की एंगलें बनवाई थी। पूर्व अध्यक्ष के कहने से आज तक इनको रुपये नहीं मिले हैं, और आज रुपयों के लिए गुहार लगाने के लिए वर्तमान अध्यक्ष के पास आए हैं। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, इन्होंने इरफान जी से बताएंगे कितने रुपये बाकी है और किन की कहने से। हाँ भाई इरफान जी बताइए। 59,240 रुपये का बिल है। इसमें से 15,000 रुपये कुचामन स्कूल वाले ने दिए है और 44,240 रुपये बाकी है। तो आपने अध्यक्ष जी से मांगे क्या? हाँ जी मांगे सर। कितनी बार? मैं गया 7-8 बार गया और उन्होंने फ़ोन लगाया उनको कुचामन स्कूल वाले को। अच्छा, दिए नहीं अभी तक? अभी तक दिए नहीं। अब आप क्या चाह रहे हो? मेरा भुगतान हो जाए पेमेंट। पूर्व अध्यक्ष क्या नाम है? भंवर सिंह बना। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 61,000 रुपये के जुर्माना भी लगाया है, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को रिहा करने आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया, 15 दिसंबर 2020 को 17 साल की नाबालिग के पिता ने सावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि उसकी बेटी के साथ देवराज नाम के आरोपी द्वारा अपने साथी के सहयोग से अलग अलग जगह होटलों में ले जाकर रेप किया गया है। सावर थाना पुलिस ने मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवराज को गिरफ्तार किया। शनिवार को मामले में पोक्सो कोर्ट ने 15 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी देवराज को 10 साल जेल और 61,000 का आर्थिक दंड लगाया।